इस नए और बेहद रोमांचक गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज की हमारी चर्चा इतिहास के पन्नों से एक ऐसे शासक की कहानी पर आधारित है जिसकी ताकत और क्रूरता ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो हमेशा से लोगों को हैरान करता रहा है। हाँ, हमने ये जानकारी स्टडी IQ IAS हिंदी के एक विस्तृत ऐतिहासिक वीडियो विश्लेषण से ली है। इस चर्चा का मिशन सिर्फ तलवारों या युद्धों की गिनती करना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक मामूली सा अनाथ खानाबदोश लड़का एक ऐसा शासक बन गया जिसने अपनी मौत से पहले पूर्व में जापान सागर से लेकर पश्चिम में कैस्पियन सागर तक अपना परचम लहरा दिया। सही कहा, एक ऐसा अभियान जिसमें लगभग 4 करोड़ लोगों की जान गई, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। और सबसे बड़ा रहस्य जिस पर हम बात करेंगे कि जब ये अजेय शासक सब कुछ रौंदता हुआ सिंधु नदी के किनारे तक पहुंच गया था तो आखिर वो भारत की सीमा में घुसा क्यों नहीं। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि ये कहानी किसी एक्शन थ्रिलर से कम नहीं है। सच कहूं तो इस कहानी का पैमाना वाकई हैरान करने वाला है। अगर हम इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम को केवल क्रूरता और खून खराबे के चश्मे से देखेंगे ना, तो एक बहुत बड़ा पहलू छूट जाएगा। आप रणनीतियों की बात कर रहे हैं। हाँ, ये विश्लेषण दरअसल नेतृत्व की एक बेहद अलग शैली, कूटनीति और भूगोल के प्रभाव को समझने का एक शानदार मौका देता है। चंगेज खां की सफलता सिर्फ उसकी तलवार में नहीं थी, बल्कि उसकी उस सोच में थी जो उस समय के समाज से सदियों आगे थी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1162 से। मंगोलिया और साइबेरिया के बर्फीली सीमा पर उनुमान नदी और पवित्र पर्वत बुखरान खालदून के पास एक छोटे से कबीले में एक बच्चे का जन्म हुआ। दुनिया उसे चंगेज खां के नाम से बहुत बाद में जानती है, लेकिन बचपन में उसका नाम तेमुजिन था। उस वक्त का मंगोलियाई समाज आज की तरह तो बिल्कुल नहीं था, है ना? एकदम अलग था। 12वीं सदी का मंगोलियाई समाज पूरी तरह से कबीलों में बटा हुआ था। कोई स्थायी घर नहीं थे। हर जनजाति खानाबदोश थी जो लगातार सफर करती रहती थी। ये एक ऐसा जीवन था जहां रोज एक नया संघर्ष करना पड़ता था। और तापमान भी तो अक्सर शून्य से कई डिग्री नीचे रहता था। बिल्कुल। ऐसे कठोर पर्यावरण में इंसान के अंदर की संवेदनाएं वैसे ही जम जाती हैं। और तेमुजिन के साथ जो हुआ, उसने इस कठोरता को और भी गहरा कर दिया। हाँ, क्योंकि जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था, तब तातार कबीले के दुश्मनों ने धोखे से उसके पिता को जहर देकर मार डाला। एक 9 साल के बच्चे के लिए ये बहुत बड़ा सदमा होता है। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। और यही वो मोड़ है जहां से उसका असली संघर्ष शुरू होता है। सही कहा। पिता की मौत के बाद उसके अपने ही कबीले ने सत्ता के संघर्ष के चलते तेमुजिन, उसकी माँ और उसके 6 भाइयों को बाहर निकालकर कड़ाके की ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया। ये समझना बहुत मुश्किल है कि इतनी कम उम्र में कोई बच्चा इस बर्फीले रेगिस्तान में कैसे जिंदा रह सकता है। यहीं से तेमुजिन के मनोविज्ञान को समझने की शुरुआत होती है। उस बच्चे ने अपने ही लोगों का धोखा देखा। जब कबीले ने उसे बेसहारा छोड़ दिया तो तेमुजिन और उसके परिवार को जिंदा रहने के लिए जंगली चूहों का शिकार करना पड़ा। ये वो दौर था जिसने उसके भीतर से दया जैसी चीजों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इसी जद्दोजहद में उसके स्वभाव की पहली हिंसक झलक देखने को मिलती है। एक वाकये का जिक्र है कि सिर्फ खाने के एक मामूली से हिस्से को लेकर हुए झगड़े में तेमुजिन ने अपने ही सौतेले भाई की हत्या कर दी थी। हाँ, जब जीवन रक्षा ही एकमात्र लक्ष्य बन जाए तो ऐसा ही होता है। सफर की शुरुआत भूख और एक हत्या से हुई। समय आगे बढ़ा और उसने बोरते नाम की लड़की से शादी की। लगा कि शायद अब जीवन थोड़ी स्थिरता की ओर जाएगा, लेकिन तभी मेरकिट कबीले ने उसकी पत्नी बोरते का अपहरण कर लिया। इस घटना ने उस आम खानाबदोश को एक योद्धा में बदल दिया। अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए उसने अलग अलग कबीलों से गठबंधन किए और एक बड़ा युद्ध छेड़ा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ अपनी पत्नी को बचाने की लड़ाई नहीं थी। इस युद्ध के दौरान तेमुजिन एक ऐसा सिस्टम बना रहा था जिसने पूरे मंगोल इतिहास की नींव ही बदल दी। उस समय मंगोल समाज में नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद की जड़ें बहुत गहरी थीं। मतलब बड़े पद सिर्फ खून के रिश्तेदारों को ही मिलते थे। बिल्कुल, चाहे वो कितने भी अयोग्य क्यों ना हो। तेमुजिन ने इस सदियों पुरानी परंपरा को जड़ से खत्म कर दिया। उसने खून के रिश्तों की जगह पूरी तरह से काबिलियत और कौशल को पैमाना बनाया। ये उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ, उसने साफ कर दिया कि अगर कोई आम सैनिक भी हुनरमंद है तो उसे सेना में ऊंचा पद मिलेगा। इसी वजह से गरीब और निचले तबके के लोग उसके प्रति बेहद वफादार होते चले गए।
इसी बात पर 1201 की एक लड़ाई का किस्सा याद आता है। ताइजुट जनजाति के खिलाफ एक भीषण युद्ध चल रहा था। लड़ाई के बीच दुश्मन के खेमे से एक तीर सीधा तेमुजिन की तरफ आया, लेकिन वो उसके घोड़े की गर्दन में जा लगा। युद्ध जीतने के बाद तेमुजिन ने बंदी बनाए गए दुश्मनों को खड़ा किया और सीधे पूछा कि मेरे घोड़े को मारने वाला तीर किसने चलाया था। उस समय हारने वाले बंदी अगर ऐसी गुस्ताखी कबूल कर लें तो इसका सीधा मतलब था मौत की सजा। लेकिन तभी एक सैनिक बिना खौफ के आगे आया और बोला कि तीर उसी ने चलाया था। सबको लगा कि अब इस सैनिक का सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, लेकिन तेमुजिन उस दुश्मन की अचूक तीरंदाजी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने न सिर्फ उसे माफ किया बल्कि अपनी सेना में अधिकारी बना लिया। उसे नया नाम दिया जेबे, जिसका अर्थ होता है तीर। और यही जेबे आगे चलकर उसका सबसे घातक जनरल बना। ये घटना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि तेमुजिन को हुनर की कितनी कदर थी। अपनी इसी समझ की वजह से 1206 के कुरुलताई यानी विशाल सभा में उसे चंगेज खान की उपाधि मिली, सर्वोच्च शासक। और यहाँ से ये विषय सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है। चीन में शुरुआती सफलताओं के बाद कहानी 1218 के ख्वारिज्म साम्राज्य की ओर मुड़ती है। ये आज के तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास का इलाका था, जो उस समय मध्य एशिया का सबसे विशाल और अमीर इस्लामी साम्राज्य था। सिल्क रूट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके पास था। चंगेज खान ने शुरुआत में युद्ध के बजाय व्यापार की सोची। उसने सिल्क रूट के शहर ओतरार में मुस्लिम व्यापारियों का एक बड़ा कारवां भेजा, लेकिन ओतरार के गवर्नर इनानचुक ने एक भयंकर गलती कर दी। उसने व्यापारियों को जासूस बताकर उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस एक कूटनीतिक अपमान ने कैसे एक साम्राज्य का इतिहास ही मिटा दिया। कत्लेआम की खबर मिलने के बाद भी चंगेज ने दूत भेजे, लेकिन शाह अलाउद्दीन मोहम्मद द्वितीय का अहंकार बहुत बड़ा था। उसने चंगेज खान के मुख्य दूत का सिर काट दिया और बाकियों की दाढ़ी मुड़वा दी, और मंगोलों में दाढ़ी मर्दानगी का प्रतीक थी। ये सीधा चंगेज के आत्मसम्मान पर तमाचा था। और उसी पल शाह अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य की मौत के परवाने पर हस्ताक्षर कर दिया था। 1219 में मंगोल सेना ओतरार पर टूट पड़ी। गवर्नर इनालचुक को जो सजा मिली वो मंगोल क्रूरता का सबसे बड़ा प्रतीक है। वो पिघलती चांदी वाली सजा। हाँ, कहा जाता है कि उसके कानों और आंखों में पिघलती हुई चांदी डाल दी गई थी। भले ही इसमें थोड़ी अतिशयोक्ति हो, पर यह खौफनाक था। इसके बाद बुखारा और समरकंद का पतन हुआ। चंगेज खान सीधे मुख्य मस्जिद में घुसा और ऐलान किया कि मैं ईश्वर का दंड हूं। सिर्फ 3 सालों में 10 से 60 लाख लोगों को मारा गया। सुल्तान मोहम्मद शाह तो भागता ही रहा और एक अनजान द्वीप पर मर गया। लेकिन उसका बेटा जलालुद्दीन मंगबरानी ऐसा नहीं था। बिल्कुल, कहानी अब भारत के दरवाजे की तरफ मुड़ती है। मंगबरानी ने 1219 से 1221 तक डटकर मुकाबला किया और चंगेज के दामाद को भी मार गिराया। चंगेज गजनी से होते हुए उसका पीछा करते करते 1221 में सिंधु नदी के किनारे तक पहुंच गया। मंगबरानी अपने घोड़े समेत उफनती सिंधु नदी में कूद गया और भारत यानी दिल्ली सल्तनत भाग गया। और उसके ठीक पीछे सिंधु नदी के किनारे आकर खड़ा हो गया चंगेज खान। ये वो पल था जब भारत का इतिहास बदल सकता था। लेकिन उसने नदी पार नहीं की। वो इंसान जिसके सामने पहाड़ नहीं टिके, वो भारत के दरवाजे पर आकर क्यों रुक जा? इसके पीछे बहुत ही तार्किक कारण थे। सबसे पहला था कूटनीति। उस समय दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने मंगबरानी को पनाह देने से बड़ी चातुराई से टालमटोल की। इल्तुतमिश ने मौसम का बहाना बनाया था ना? हाँ, उसने कहा कि भारत की जलवायु आपके अनुकूल नहीं है। इससे चंगेज खान को दिल्ली पर सीधे हमले का कोई कूटनीतिक बहाना नहीं मिला। और दूसरा कारण खुद वो जलवायु ही थी। बिल्कुल, मंगोल सैनिक और उनके घोड़े ठंडे मौसम के आदी थे। भारत की उमस और गर्मी उनके लिए असहनीय थी। मतलब हमारी इस भयंकर गर्मी ने उस वक्त एक प्राकृतिक ढाल का काम किया था। सही कहा। और कुछ राजनीतिक कारण भी थे। मंगोल साम्राज्य में पीछे से बगावत का डर था और चंगेज 60 वर्ष का हो चुका था। दिल्ली से कोई सीधी दुश्मनी भी नहीं थी, तो उसने वापस लौटना ही सही समझा। चंगेज खान वापस लौट गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्रशांत महासागर से कैस्पियन सागर तक फैले इतने विशाल साम्राज्य को आखिर उसने टिकाए कैसे रखा? इसके पीछे एक शानदार आविष्कार था याम सिस्टम। ये उस दौर का इंटरनेट समझ लीजिए। ये एक घुड़सवार कुरियर सर्विस थी। हर कुछ मील पर पोस्ट हाउस बने थे। ये सच में कल्पना से परे है।
और ये सिर्फ संदेश भेजने के नहीं था, ये खुफिया जानकारी यानी इंटेल जुटाने का एक आधुनिक नेटवर्क था, और इसी की वजह से विदेशी व्यापारी जैसे मार्को पोलो सुरक्षित यात्रा कर पाते थे। तो अगर हम पूरे विश्लेषण को समेटें, एक अनाथ खाना बदोश बच्चा दुनिया का सबसे खूंखार शासक बना। इल्तुतमिश के कूटनीति और जलवायु ने भारत को बचा लिया। अंततः 1227 में घोड़े से गिरकर या बीमारी से चंगेज खान की मौत हो गई। इतिहास में उसकी जगह हमेशा एक जीनियस लेकिन क्रूर शासक की रहेगी। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक ऐसा रहस्यमय विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर शायद ज्यादा बात नहीं होती है। कौन सा विचार? उसकी अंतिम इच्छा। इतने बड़े साम्राज्य का शासक होने के बावजूद उसकी ना कोई जीती जागती तस्वीर है, ना मूर्ति। उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसकी कब्र को हमेशा गुप्त रखा जाए, जो कि उसने बहुत क्रूर तरीके से किया भी था। दफनाने के जुलूस में शामिल हर शख्स को मार दिया गया। बिल्कुल। और उस जमीन पर हजारों घोड़े दौड़ाए गए ताकि कोई निशान न बचे। श्रोताओं को यह जानकर हैरानी होगी कि आज 800 साल बाद भी बुकरन खाल्दून पर्वत के पास उसकी कब्र को किसी ने नहीं खोजा है। क्योंकि मंगोलिया में ये मान्यता है कि जिस दिन वो कब्र मिल गई वो दुनिया का आखिरी दिन होगा। ये खौफनाक सवाल छोड़ जाता है कि कोई इंसान मौत के बाद भी इतना खौफ कैसे कायम रख सकता है। सच में इतिहास की परतों के नीचे अभी भी बहुत कुछ दबा है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार हम एक और ऐसे ही दिलचस्प ऐतिहासिक सफर की गहराइयों में उतरेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।